हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को पढ़ रहे थे, किस प्रकार से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण थे, चाहे वो डिमांड के आधार पे हो कि मांग बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है या फिर सप्लाई कम हो रही है तो भी महंगाई बढ़ रही है। और इनके उपाय के तौर पे भी हम लोगों ने कल की क्लास को पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जो बढ़ती हुई मांग है उसे कंट्रोल किया जा सके और किस प्रकार से जो सप्लाई में कमी आ रही है उस सप्लाई यानी आपूर्ति को बढ़ाया जा सके, जिसमें सरकार का योगदान और आरबीआई के योगदान को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और यही सारी क्लासेस आपको यूपीपीएससी प्रीलिम्स के साथ मेंस के लिए भी हेल्पफुल है। साथ ही साथ आरओ के प्रीलिम्स और मेंस में इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, चाहे वो कॉन्सेप्ट के बेस पे हो या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है और इकोनॉमिक्स भी चल रही है, और जल्दी इसके बाद हम लोग एनवायरनमेंट और साइंस को भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे जो प्रश्न आपसे नहीं हो पाते हैं, किसी किताबों में नहीं मिल पाते हैं डायरेक्टली, या यूँ कहें कि ये जो नोट्स हैं पूरी तरीके से हैंड रिटन है, साथ में इसमें सभी स्टैंडर्ड बुक्स का क्रक्स या समरी शामिल है, टॉपर्स के नोट्स शामिल हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर देना और इससे पहले की क्लासेस सभी देख लेना। इकोनॉमिक्स की जो 6-7 क्लासेज हुई हैं तभी आपको डिटेल से समझ में आएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो मुद्रास्फीति के बारे में दोस्तों, कल हम लोगों ने यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ लिया था कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, क्या कंडीशन होती है और मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है, उसके कारण भी हमने पढ़े थे। और यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति मतलब कि जो आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, उसमें और भी कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही होती है। अब यहाँ पर आप एक शब्द को याद रख लो दोस्तों, एक शब्द आता है प्रीलिम्स में, कई बार पूछ लिया जाता है, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर यूपीपीएससी में कई बार आपसे पूछा जाता है कि सर स्टैगफ्लेशन क्या होता है। देखो, हमने एक वर्ड यूज किया इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन की बात करें जिसको हम स्फीति कहते हैं। और अगर एक वर्ड आता है स्टैगफ्लेशन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ महंगाई दिख रही है, यानी स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब हो गया कि जब दो क्षेत्रों में एक साथ विरोधाभास की स्थिति दिखती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसके रिजल्ट को देखोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये बाधा पैदा करता है। जैसे अगर मैं कहूँ एक साथ दो विरोधाभास की स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि एक तरफ आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, यानी महंगाई देखने को मिलती है, कब? जब डिमांड ज़्यादा हो रही होती है और उस वस्तु की सप्लाई कम हो रही होती है। मतलब एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। भाई, एक अनार है और 100 लोग बीमार हैं, सबको अनार चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आपको खून बढ़ाने के लिए अनार खाना चाहिए। अब एक अनार जो बेच रहा है वो व्यक्ति 100 लोगों को तो नहीं दे सकता, देगा किसी एक को, लेकिन जो उसकी सबसे ज़्यादा कीमत लगा देगा। इसका मतलब महंगाई बढ़ गई। यहाँ पर इसी साथ में आपको आर्थिक मंदी भी दिख रही है दोस्तों, आर्थिक मंदी दिख रही है, जिसका मतलब है कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सर अभी आप कह रहे हो कि डिमांड ज़्यादा है जबकि सप्लाई कम है इसलिए महंगाई हो रही है, लेकिन आप उसी समय तुरंत कह रहे हो कि सर सप्लाई भी ज़्यादा है और डिमांड कम है इसलिए महंगाई नहीं है, यानी आर्थिक मंदी है। मंदी का मतलब क्या होता है? जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है किसी वस्तु को खरीदने के लिए और वो वस्तु ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई भर के है, एकदम भरपूर मात्रा में है। और जब ऐसी स्थिति में किसी इंडस्ट्री के द्वारा जब किसी प्रोडक्शन को तैयार किया जाता है, सप्लाई की जाती है मार्केट में अधिक से अधिक उसको बेचने के लिए, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं होता कि वो खरीद सके, इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ अपने मजदूरों की छटनी करती हैं कि भाई अभी आपको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ही पड़ा हुआ है, अभी वो बिक नहीं रहा है, और ऐसे में बेरोजगारी भी बढ़ती है। इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कहाँ पर आपको महंगाई दिखेगी, कहाँ पर मंदी? खाद्य सामग्री में ऑलवेज महंगाई है। जितने लोग भी भारत में रहते हैं, 150 करोड़ लोग यानी 140 करोड़ लोग, वो सभी लोग खाना खा रहे हैं, चाहे सरकारों ने खिला रही हो चाहे आप खुद खरीद के खा रहे हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन उतनी मात्रा में दाल, चावल, गेहूँ, सरसों, मक्का, सब्जी, अनार, टमाटर कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है जितनी इसकी डिमांड है। इसका मतलब है खाद्य सामग्री में तो महंगाई है, लेकिन इसी के पैरेलल भारत में आप अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की ओर देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की ओर देखो, कपड़ा मार्केट में देखो, वहाँ पे मंदी है। जैसे भारत में बहुत अधिक इस बार गर्मी पड़ी है, पूरे विश्व में आप देखो कि ये साल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला था, लेकिन फिर भी कुछ ही परिवार ऐसे थे जिन्होंने एसी को खरीदा। इसका मतलब क्या है? एसी की डिमांड होनी चाहिए थी, अधिक गर्मी हो रही है लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं,
लोगों के पास पैसे नहीं, इसलिए वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से एसी का मार्केट मंदा पड़ा है। अब आप कहोगे नहीं सर एसी तो बहुत बिक रही हैं, आपने 2-4 लोगों को देख लिया एसी खरीदते हुए आस पड़ोस के लोगों से, तो इसका मतलब ये नहीं कि एसी का मार्केट बहुत तेज़ी से चल रहा है। या दूसरा देख लो, आपके पास पैसे नहीं है इतने कि आप फैंसी आइटम या फैंसी कपड़े आप पहन पाओ, ब्रांडेड शोरूम के कपड़े पहन पाओ, नहीं होंगे पैसे, मेरे पास भी नहीं है भाई, मैं भी नहीं पहन पाता हूँ, मैं तो वही नॉर्मल एवरेज जो है किसी शॉप से लेके पहन लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं जाके मार्केट में डिमांड करूं। और कपड़े खूब सारे बना रखे हैं कंपनी ने, मार्केट में खूब बड़े बड़े शोरूम में दे रखे हैं, लेकिन वहां पे जाने की मेरी हैसियत नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और सप्लाई बहुत सारी है कपड़ों की। तो ऐसे में कपड़ा इंडस्ट्री के मजदूर क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक साथ जब किसी देश में दो अलग अलग सेक्टर में एक जगह महंगाई दिखे, एक जगह मंदी दिखे, और इसी स्थिति को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ी बाधा होती है। या तो महंगाई हो तो सभी में हो, या फिर सभी में मंदी होनी चाहिए ताकि सरकार हर मोर्चे पे काम कर सके, लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं होती है। सिंपल बात है कि महंगाई होने के साथ साथ बेरोजगारी भी मौजूद होती है, अर्थात इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है, ये भी कहा जाता है और इसी को स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। सामान्यतः इनको हम कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्प्यूट कहते हैं कि इन्फ्लेशन भी है और बेरोजगारी भी है, तो ये विरोधाभासी का मिश्रण है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि कहीं पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तभी तो इन्फ्लेशन दिख रहा है, तो क्यों ना हम इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो है कि मज़दूरों को जो है कि अपॉइंट करें, और मज़दूरों को अपॉइंट करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो हम कह सकते हैं बेरोजगारी कम होगी। लेकिन सरकार जब भी बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती तो समग्र रूप से जारी करती, या रोजगार का भी करती तो समग्र रूप से, तो इसका मतलब हो गया किसी सेक्टर में तो इन्फ्लेशन है और उसी के साथ बेरोजगारी भी मौजूद है, इसका मतलब हो गया ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति हो गई जो ज़्यादा खराब होती है। आगे इकोनॉमी क्या होती है, आर्थिक स्थिति गतिहीन हो जाती है, यानी कि ग्रो नहीं कर पाती है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहली चीज़ सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा कठोर मौद्रिक नीति का पालन करना चाहिए, जिससे लोन जो है कि जब महंगा मिलेगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी लोगों के पास जिस क्षेत्र में वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जैसे खाद्यान्न सामग्री या कपड़े या उपभोक्तावादी संस्कृति, ठीक है, खान पान की, अगर वहाँ पे डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब है कि उनके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, क्यों ना इनके पास से पैसा कम कर दिया जाए। इसका मतलब रेपो रेट को बढ़ा दो। अब रेपो रेट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कैसे कम होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखी है आरबीआई के टूल्स में, बार बार एक ही चीज़ नहीं डिस्प्यूट करूँगा यहाँ पर डिस्क्राइब, तो आप उसे देख सकते हो। दूसरा, अगर हम विस्तारवादी नीति को बढ़ाते हैं, यानी रेपो रेट को अगर हम कम कर देते हैं, अर्थात लोगों के पास पैसा अधिक से अधिक पहुंचना चाहिए, जिससे आर्थिक मंदी जहां पर सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है, क्यों डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इनके पास लिक्विडिटी है ही नहीं, तो इनके पास जब पैसा पहुंचेगा तो ये लोग डिमांड करेंगे, यानी सप्लाई की खपत होनी शुरू हो जाएगी, तो आर्थिक मंदी पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि सर अगर आप रेपो रेट को बढ़ाते हो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, रेपो रेट को घटाते हो तो आर्थिक मंदी कंट्रोल हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, फूड इन्फ्लेशन लगातार है क्योंकि खाने के लिए सभी लोग तैयार है, हर एक व्यक्ति को भोजन चाहिए, तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, चाहे टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, गोभी हो, लौकी हो, कोहड़ा हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ की डिमांड हो रही है, तो यहाँ पे महंगाई है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आप देख लो, आप भारत में देखो कितने लोग आईफोन खरीदते हैं, बहुत लिमिटेड लोग खरीदते हैं, लेकिन फिर भी आईफोन डिमांड, हालांकि वो लग्जरी गुड्स में, गिफ्ट एंड गुड्स में मैं बता दूंगा। बाकी चीज़ों को देख लो, कपड़े को देख लो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को देख लो, जो भी उपकरण देख लो, वहाँ पे क्या है, सप्लाई तो अधिक है, कंपनियों ने बहुत सारे मोबाइल बना रखे हैं, बहुत सारे टैबलेट बना रखे हैं, बहुत सारे कूलर, पंखे, एसी बना रखे हैं, लेकिन उसके लिए डिमांड करने के लिए कोई है ही नहीं क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। तो ये दोनों स्थितियाँ एक साथ मौजूद रहने का मतलब हो गया स्टैगफ्लेशन। अब यूपीपीसीएस क्या करेगा, सीधे सीधे एक प्रश्न पूछेगा कि स्टैगफ्लेशन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। कैसा स्टेटमेंट होगा कि क्या इस व्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी होती है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, क्या इस स्थिति में मुद्रास्फीति अधिक होने से रोजगार की संख्या बढ़ती है? गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके आपसे पूछा था स्टैगफ्लेशन के बारे में। आप पीवाईक्यूज देखो, यूपीएससी का देखो, यूपीपीसीएस देखो, अदर स्टेट पीसीएस देखो, वहाँ पे ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको किताबों में पढ़ने से भी कम समझ में आती है और इसीलिए ये क्रक्स जो है वो आपको मिल रहा है। हालांकि अगर आप इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो ये पीडीएफ देखिए, क्लासेस सभी फ्री रहेंगी, लेकिन इसकी पीडीएफ जो हमने हैंड रिटन नोट्स के तौर पे तैयार कर रखी है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स और टॉपर्स के नोट्स के साथ इंक्लूड की गई है, तो इसको मैंने थोड़ा सा पेड रखा है हमारी टीम ने, बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे। वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है या फिर मैं डिस्प्ले पे लिख देता हूँ 85275
949636। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, वहाँ से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अदर सब्जेक्ट्स की भी सारी डिटेल्स वहीं से मिलेंगी। अब यहाँ पर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक और इन्फ्लेशन का प्रकार होता है, यानी कई सारे ऐसे इन्फ्लेशन होते हैं। आपने काला बाजारी सुना होगा, मैंने कल बताया भी था। काला बाजारी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप एक व्यापारी हो और आपको लगता है यार कि मेरे पास टमाटर बहुत अधिक है और टमाटर की खेती मैंने बहुत ज़्यादा की है, या मैंने कोल्ड स्टोरेज में रख रखा है टमाटर। अगर मैं इस टमाटर को मार्केट में रखूँगा, यानी सप्लाई ज़्यादा करूँगा और डिमांड जितनी है उतनी तो हो ही रही है, तो ईजिली जो है कि टमाटर के प्राइस कम रहेंगे, क्योंकि उतनी मात्रा में उपलब्धता भी है। लेकिन अगर मैं, यानी आप एक व्यापारी हो, अगर आप क्या करो कि टमाटर करीब करीब 10-12 ट्रक भर के अगर आप टमाटर अपने एरिया में कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लो और मार्केट में बिल्कुल भी टमाटर ना पहुँचे, तो लोग त्राहिमाम करेंगे कि भैया हमारा पनीर नहीं बन रहा बिना टमाटर के, हमारी ग्रेवी नहीं बन रही बिना टमाटर के, हमारी सब्जी नहीं बन रही है। लोग की डिमांड तो हो रही है टमाटर की, लेकिन एक समय ऐसा आएगा 2-4 दिन 10 दिन बाद कि टमाटर ही गायब हो जाएगा और ऐसे में केवल और केवल आपके पास टमाटर है। आपने क्या किया, काला बाजारी कर रखी थी, उसे स्टॉक कर रखा था, और अचानक से जब आप मार्केट में टमाटर लेके आते हो तो कहते हो कि भाई मेरी मोनोपोली है, मेरे सिवा और किसी के पास टमाटर नहीं पूरे बाजार में, तो मैं टमाटर दूंगा 250-300 रुपये किलो, लेने हो तो लो, नहीं तो रहने दो। और जाहिर सी बात है, हर तरीके का आदमी जो महंगाई की मार झेल रहा है वो हो सकता है ना खरीदे, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली होगी, जो थोड़ी अमीर फैमिली होगी, वो आधा किलो 1 किलो 2 किलो तो खरीदेगी। तो आपको क्या हुआ, जो टमाटर 20 रुपये किलो बिक सकता था उसे आपने 300 रुपये किलो बेच दिया। क्यों बेचा? क्योंकि ये एक तरीके से काला बाजारी है। दूसरा, इस तरीके की इन्फ्लेशन को क्या कहता है? बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप बॉटल की तरह थोड़ा थोड़ा सप्लाई करते हो, जैसे मान लो एक मैं यहाँ पे बॉटल बना देता हूँ, ठीक है, एक मैं यहाँ पे बॉटल बना देता हूँ और यहाँ पे एक डॉट लगी होती है, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। मैं कहता हूँ कि सर आप पानी जो है कि एकदम से गिरा दीजिए, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो बॉटल का ढक्कन है, पतला पतला है, इससे पानी थोड़ा थोड़ा गिरेगा। कैसे गिरेगा? थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा। और इसी तरीके से आप भी क्या कर रहे हो, मार्केट में थोड़ा थोड़ा जो है कि सब्जी लेकर आ रहे हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर आ रहे हो, एक साथ नहीं ला रहे हो। इसका मतलब है कि आप आपूर्ति को क्या कर रहे हो, बाधित कर रहे हो। इस पानी को एक साथ गिरा दो ना, आप कह रहे हो नहीं मैं 5 ट्रक एक साथ नहीं लाऊंगा, मैं धीरे धीरे लेके आऊँगा टमाटर, ताकि मेरे को महंगाई का फ़ायदा मिलता रहे। तो इसी को कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति, यानी अर्थव्यवस्था के खराब संरचना के कारण ही वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होती है, जिससे उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अब खराब संरचना का मतलब क्या हो गया? बुनियादी ढांचा नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था खराब है। भाई जिसने कालाबाजारी की है सब्जियों की, जिसने अपने पास कोल्ड स्टोरेज में जमा करके रखा है, उस पर प्रशासन को छापा मारना चाहिए। उससे कहना चाहिए भाई तुमने क्यों टमाटर को स्टोर कर रखा है, बाजार में टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है, सब्जी नहीं है, आलू नहीं है, और तुम महंगाई कर रहे हो। आम व्यक्ति क्या खाएगा? आम आदमी जिसकी कमाई खाली एक दिन की 200 रुपये, वो क्या खाएगा? तो ऐसे में खराब संरचना होती है। संरचनात्मक अवरोधों के कारण आपूर्ति जब बाधित होगी, यानी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड आपकी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम होने से भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो आपको बेसिक लाइन पता होनी चाहिए कि मुद्रास्फीति अगर डिमांड के आधार पर बढ़ रही है तो सप्लाई कम है इसीलिए, और अगर सप्लाई की कमी के कारण बढ़ रही है तो भी आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो इसे हम कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन, और यही प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर 2-3 टर्म्स आती हैं दोस्तों, जो व्यापार चक्र को यानी कि ट्रेड साइकिल को डिफाइन करती है। जैसे मान लेते हैं कि ये बढ़ता हुआ प्राइस है ऊपर की ओर, ठीक है, ये बढ़ता हुआ प्राइस है और ये एक लाइन जा रही है जो कि एक सामान्य कीमत स्तर होती है। इससे कितनी ऊपर और कितने नीचे जाने पर आपको मंदी देखने को मिलेगी, बूम देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए, इसको हम कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव दिखाया जाता है, इन्फ्लेशन और मंदी के संबंध में होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर आलू ले लेते हैं, ठीक है। आलू की अगर हम बात करें तो आलू इस समय एवरेज जो है कि 20 रुपये किलो मिल रहा है, यानी 20 रुपये में आपको 1 किलो आलू मिल जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है और सप्लाई आलू की लिमिटेड है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि आलू की कीमत बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि अचानक बूम कर जाएगी। बूम करने का मतलब बहुत ज़्यादा कीमत हो जाना, बहुत ज़्यादा कीमत हो जाना, और उसके बाद फिर उसमें गिरावट आएगी। गिरावट को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी महंगाई तो है लेकिन डिसइन्फ्लेशन यानी कि स्लो डाउन के साथ, यानी डिमांड तो अभी भी है लेकिन अब यहाँ की अपेक्षा क्या हो गई, डिमांड घट गई। भाई किसी व्यक्ति को फ़ायदा तभी तो होगा ना जब बराबर तरीके से डिमांड लगातार बनी रहे। लेकिन जब मैं कहूँ कि डिमांड ही धीरे धीरे कम हो रही है, डिसइन्फ्लेशन हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि एकदम डिमांड कम होती चली जाएगी, सामान्य कीमत स्तर से नीचे हो गई, यानी 20 रुपये छोड़ो, कोई 10 रुपये में आलू नहीं खरीदना चाह रहा है अब, अर्थात सप्लाई अधिक होने लगी, डिमांड कम, और नीचे जाओगे रिसेशन, और नीचे आओगे तो डिप्रेशन, यानी मंदी में आ जाओगे कि अब कोई 3 रुपये किलो आलू नहीं खरीदना चाह रहा है। क्यों?
क्योंकि हर व्यक्ति कह रहा है भैया हमें आलू खरीदना ही नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं, हम खरीदेंगे ही नहीं, सप्लाई कितना भी कर लो। आपको जब नखरे चढ़े हुए थे, आपके भाव चढ़े हुए तो आप 50 रुपये किलो आलू बेच रहे थे बूम की स्थिति पे, अब हमने ही खरीदना बंद कर दिया, अब बचा लो आलू, खराब हो जाएगा 2-4 दिन बाद। तो ये स्थिति होती है। अब फिर सरकार इसमें प्रयास करती है, लोगों के पास पैसा पहुंचाती है, क्योंकि मंदी को दूर करने के लिए लोगों को डिमांड कराना पड़ेगा, और डिमांड तभी होगी जब उनके पास पैसा पहुंचेगा। पैसा कब आएगा? जब सरकार कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी, डीबीटी का बेनिफिट देगी, फ्री में अनाज देगी, ताकि उनके पैसे बचें और वो डिमांड करें मार्केट में। और धीरे धीरे जो है कि सरकार कोशिश करती है कि मंदी से बाहर निकले, री इन्फ्लेशन की ओर। अब फिर एक बार दोबारा वो प्रयास जब असफल हो जाता है तो उसको डबल डिप भी कह देते हैं, यानी कि दोहरी मंदी हो गई। यानी एक मंदी से हम जूझ ही रहते, लेकिन दोबारा फिर एक और मंदी हमें झेलनी पड़ गई 1 साल के अंदर ही। ये होता है पूरा का पूरा व्यापार चक्र। अब यहाँ पे आपने एक शब्द देखा दोस्तों, क्या देखा? डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब होता है अपस्फीति, अर्थात गुड्स और सर्विसेज की जो कीमतें हैं वो जब सामान्य स्तर से नीचे आ जाती हैं, यानी इससे नीचे आ जाएं। 20 रुपए किलो जो है कि आलू एक एवरेज था, लेकिन अब वो 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए पे आ गया, अर्थात सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। और जैसे ही अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन होना शुरू हो जाए, सरकारें तुरंत अलर्ट हो जाती है कि अगर इसे अभी नहीं कंट्रोल किया ना तो ये मंदी ले आके रख देगा, मंदी ला देगा एकदम, और इसे कंट्रोल करने के लिए सरकारें फिर लग जाती हैं। डबल डिप का मतलब क्या होता है? डबल डिप का मतलब मंदी दूर करने के लिए जो सरकार ने विभिन्न प्रयास किए, लेकिन फिर भी प्रयास असफल हो गए और पुनः मंदी झेलनी पड़ गई, जिसको हम लोग डबल डिप या दोहरी मंदी कहते हैं। और यहीं पर एक और टर्म्स आती है, इन्फ्लेशन ट्रैप। देखो ये सारे जो शब्द है ना दोस्तों, 2-2 लाइन, 1-1 लाइन के, 3-3 लाइन के, ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार कर देगा। अब आप सोचोगे सर 2 लाइन में डिफ्लेशन कैसे समझ लेंगे, 2 लाइन में इन्फ्लेशन ट्रैप कैसे समझ लेंगे? कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज के बारे में पूरा 1-1, 2-2 पेज का नोट्स मिले। भाई 2 लाइन 4 लाइन में जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है, अगर आपको यही चीज समझ में आ गई तो आपके लिए वही नोट्स काफी है। आपको जरूरी नहीं है कि 10 लाइन पढ़ो। और आज शाम में मेंस के हैंड राइटिंग नोट्स जो है कि आंसर राइटिंग से जो रिलेटेड है उसकी अपडेट आने वाली है। आज मैं अपडेट बनाऊंगा, हो सकता है 6 बजे, 6:30 तक वो अपडेट
तो यहाँ पर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू कीन्स महोदय को जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो गूगल करो, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं ये, इनकी पुस्तक भी हम लोग पढ़ते हैं। कभी कभी विस्तारवादी मौद्रिक नीति यानी जहाँ पे रेपो रेट कम कर दी जाती है, इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ दर नहीं बढ़ती है, इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ दर नहीं बढ़ती है। निवेश के बजाय क्या होता है, स्वयं के पास लोग संचित करने लगते हैं, जिससे ग्रोथ रुकने लगती है। भाई अगर हमने रेपो रेट कम कर दिया, ठीक है, आरबीआई वाले चैप्टर मैंने बहुत डिटेल्स बताया कि रेपो रेट कम करने का क्या इंपैक्ट होता है, बढ़ाने का क्या इंपैक्ट होता है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की है। अगर मान लो रेपो रेट कम कर दी जाती है, इसका मतलब है कि अब ब्याज दरें सस्ती हो गई हैं, आप अधिक पैसा ले सकते हो लोन से। लोन लो, पहले पर्सनल लोन 10.5% पे मिल रहा था, आज मिल रहा है आपको केवल 3% पे। तो हो सकता है पहले आपकी रिक्वायरमेंट थी 5 लाख की, अब आप ले सकते हो 20 लाख रुपए, क्योंकि 3% जो है कि बहुत बड़ी इंटरेस्ट रेट है नहीं। आपने 20 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन सरकार ने उम्मीद की या आरबीआई की ठीक है अब आपने 20 लाख रुपए लिए हैं तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सप्लाई अधिक होगी और महंगाई कम होगी। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया बल्कि स्वयं के पास संचित कर लिया। अर्थात संचित करने का जो मुख्य कारण था कि जितना भी पैसा हम अगर जमा भी करना चाह रहे हैं तो उस पर ब्याज दर क्या है, 0 है। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हो दोस्तों, सेविंग अकाउंट ओपन करते हो या फिक्स डिपॉजिट करते हो या रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, आप ये क्यों करते हो बैंक में? आपको पता है कि आपकी जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें आप जितना पैसा जमा करते हो उसमें लगभग 1 साल के हिसाब से 3% का आपको ब्याज मिलता है, यानी प्रॉफिट होता है कुछ ना कुछ रुपए का। अगर आप एफडी कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है 6.85% की ब्याज मिल रही होती है। तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, ब्याज मिल रही होती है, तो आप अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पे भी। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको ब्याज 0 मिल जाए, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपने 1 लाख रुपए जमा किया अपने अकाउंट में, 1 लाख रुपए ही रहा, उसमें 10 रुपए की भी वृद्धि नहीं हुई, तो हो सकता है आप बैंक में पैसा जमा न करो। क्योंकि आपको पता है कि जब भाई 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए ही है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं निकालते समय भी तुम्हारे पास आऊँगा, 1 घंटे लाइन में खड़े होऊंगा, 10 रुपए का तेल फूक के आऊँगा गाड़ी से या समय दूंगा, उससे बढ़िया मैं इसे अपने पास रख लूँ जब मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं दे रहे हो। तो यही चीज़ है कि आप अगर ग्रोथ रेट को कम भी करते हो, लोगों के पास पैसे हो भी जाएंगे ना तो भी वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अर्थात अगर आप निवेश पर लाभ नगण्य दिखा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं, कोई इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। आप कोई भी काम करते हो तो प्रॉफिट के लिए तो करते हो, आप प्रॉफिट के लिए करते हो। अगर आपको प्रॉफिट ना मिले तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट करोगे, क्यों इतनी सरदर्दी बढ़ाओगे अपनी, क्यों आप बीमारी की दवाई खाओगे टेंशन लेकर? आप नहीं करोगे, आप आराम से चिल आउट करोगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल करोगे। तो इसीलिए इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, कि आपको पैसा देना भी आम पब्लिक को तो कम से कम ब्याज भी उस पर मिलना चाहिए। ये तो हो गया आपका इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, मुद्रास्फीति के पीछे मांग जनित कारण क्या होता है, डिमांड क्यों बढ़ रही है, उनके पीछे क्या कारण है, उनको कैसे रोक सकते हैं, सप्लाई कैसे कम हो रही है उसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन के प्रभाव क्या होते हैं। हम और आप एक आम पब्लिक है, आपके ऊपर महंगाई का प्रभाव होगा, वही प्रभाव मेरे ऊपर भी होगा। किसके किसके ऊपर महंगाई का प्रभाव पड़ता है ये हमें समझना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम होगी, यानी उपभोक्ता कौन, हम और आप। आप पहले 20 रुपये किलो प्याज ले लेते थे और आज आप 1 किलो प्याज के लिए 50 रुपये पेमेंट कर रहे हो, तो यानी आपको क्या हो गया, क्रय शक्ति कम हो गई ना, महंगी पड़ रही है वो चीज़ें। तो हो सकता है पहले आप 1 किलो 2 किलो प्याज ले लेते थे 20 रुपये के हिसाब से कि यार कौन रोज़ रोज़ बाजार आएगा, लेकिन अब क्या करते हो, आप केवल आधी किलो प्याज लेकर आते हो, कहते हो कि नहीं सर 2-4 दिन में देखते हैं, अगर कुछ प्राइस कम होगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर आधी किलो ले लेंगे। और मैं ये केवल सब्जियों की बात क्यों कर रहा हूँ, आपको लगेगा सर आप सब्जी का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं सब्जी का नहीं दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल वो दे रहा हूँ जिससे आप रोज़ जो है कि परिचित होते हो। अगर आप बाहर रह के तैयारी करते हो, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, तो जाहिर सी बात है आप इन चीज़ों को रोज़ फेस करते हो। रोज़ शाम में जब निकलते होगे अपने दोस्तों के साथ सब्जी लेने, तो आपको पता होगा सब्जी के रेट कहाँ जा रहे हैं, और आप कितनी दबे मन से जो है कि कुछ सब्जियों को खरीदते हो, कुछ सब्जियों को जो है कि इग्नोर कर देते हो, छोड़ो यार इसके बिना काम चल जाएगा, होता है ना। आप रोज़ कपड़े नहीं खरीदने जा रहे हो, आप रोज़ पंखे कूलर एसी नहीं खरीदने जा रहे हो, आप रोज़ मोबाइल नहीं खरीदने जा रहे हो, आप रोज़ कोई इंडस्ट्री में काम नहीं करने जा रहे हो, लेकिन सब्जी खाना रोज़ खरीदने जा रहे हो। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाओगे, इसीलिए मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, नियंत्रित हो, यानी इन्फ्लेशन बढ़े, जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया था कल कि 10 रुपये की चाय 11 रुपये में हो, 12 रुपये में हो, धीरे धीरे 2-3 महीने तक 13 रुपये हो जाए, फिर 3-4 महीने के बाद 14 रुपये हो जाए, वो अच्छी बात है, यानी उत्पादक जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर अचानक से आप 10 रुपये की चाय को 25 रुपये सीधे करके बेचने लग जाओ,
तो जिस व्यक्ति ने कल 10 रुपये की चाय पी थी, आज वो 25 रुपये की नहीं पिएगा। वो कहेगा यार अभी तो कल पी के गया 10 रुपये की, तुम आज 25 कर रहे हो, अरे करनी थी 11 रुपये कर देते, 12 रुपये कर देते, मैं पी लेता। इसका मतलब है कि कंट्रोल अगर इन्फ्लेशन है, नियंत्रित, तो उत्पादक को प्रॉफिटेबल है। क्लियर। और अगर प्रोडक्शन अधिक हो रहा होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई बढ़ाओगे, और सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा मजदूरों को। मशीन अपने आप थोड़े कर लेगी प्रोडक्शन, उसमें रोजगार के लिए मजदूर आएंगे तभी तो होगा। ये चीज़ हो गया। अच्छा, निश्चित आय वालों पर अगर हम बात करें, जिसके में कोई वेतन वृद्धि नहीं हो रही है, जो 10 साल पहले भी 18,000 रुपये कमा रहा था और आज भी 18,000 रुपये कमा रहा है, उसको क्या प्रॉफिट होगा? कुछ नहीं। उसकी तो और पावर कम होगी। जो चीज़ पहले 18,000 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी 10 साल पहले, आज 18,000 रुपये में उसे कुछ नहीं मिल रही होगी, यानी उसकी क्रय शक्ति कम हो गई। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर लिखा है परिवर्तित आय मेरे दोस्त, अब परिवर्तित आय में ऑलवेज आपको वेतन को बढ़ा के देखना है, कभी भी घटा के नहीं देखना है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको आज 300 रुपये मजदूरी मिल रही है तो कल 200 रुपये मिलेगी। जब भी होगा 300 का 350, 350, 400 रुपये हो सकता है। अगर आज आपकी फिक्स सैलरी 45,000 रुपये है तो कल को ये नहीं होगा कि सरकार आपको 35,000 देगी, बल्कि 45 से बढ़ के 46, 48, 50, 55,000 रुपये तक देगी। अर्थात परिवर्तित आय का मतलब होता है कि ऑलवेज आपको वेतन की वृद्धि दिखानी है, और जिसके पास पैसों की डिमांड बढ़ती जा रही है उसके किसी भी वस्तु के खरीदने की क्षमता बढ़ती जा रही है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पहले बेरोज़गार था, तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की भी और भी अदर एग्ज़ाम्स की, तो मेरे पास बहुत कम पैसे होते थे और मैं बहुत ही कम पैसों में गुजारा करता था। लेकिन जैसे ही मेरी जॉब लगी, मेरे पास सरकार ने सैलरी देनी शुरू कर दी, मैंने उसके बदले सर्विस दी, और इसके बाद जो है कि मेरे पास पैसे आने लगे, यानी मेरी वेतन में वृद्धि हो रही है हर साल। तो मैं लगातार जो है कि अच्छी अच्छी चीज़ें डिमांड कर रहा हूँ, अच्छे गैजेट्स खरीद रहा हूँ, अच्छे कपड़े खरीद रहा हूँ, अच्छे खाने खा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ गई, और ये मेरी नहीं आपकी भी होगी। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल समझना आपको। अच्छा, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मुद्रास्फीति का, 6 और 7 और एक 8 ले लो, ठीक है। 6, 7, 8 इन तीनों के बेस पर भी प्रश्न बनता है। जैसे ऋणी पर प्रभाव क्या होगा, ऋणदाता पे प्रभाव क्या होगा। ऋणदाता, ऋणदाता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसने ऋण दिया है, और ऋणी का मतलब क्या होता है, जिसने ऋण लिया है। आप अपने आप को लगा लो, आप अपने आप को एज्यूम करो, जैसे रीजनिंग में करते ना, कोई भी प्रश्न सॉल्व करो तो अपने रिलेशन को जोड़ लो और प्रश्न का उत्तर आ जाता है। वैसे ही आप मान के चलो, आप बैंक के पास गए, आप ऋणी हो, ठीक है, आप ऋणी हो और आपको इन्फ्लेशन बढ़ने का दीर्घकालिक अवधि में ऋणी को लाभ होगा। ऋणी को क्या होगा, लाभ होगा, यानी आपको क्या होगा, लाभ हो। और ऋणदाता को क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मुद्रा मूल्य घट रहा है और इससे हानि होगी बैंक को। अब डायरेक्टली मैं समझा देता हूँ आपको। मान के चलो कि आप समझना मेरी बात को, मान के चलो कि आपने क्या किया, बैंक से 35 लाख रुपए लोन ले लिया, ठीक है, 35 लाख रुपए लोन ले लिया 2020 में, ठीक, क्लियर होगी बात। चलो 2024 में आप गए और आपने 35 लाख रुपए लोन लिया बैंक से कि सर मुझे 35 लाख रुपए लोन चाहिए। आपने उसके बदले जाके एक प्रॉपर्टी खरीद ली, एक प्रॉपर्टी खरीद ली, क्लियर। बैंक से एग्रीमेंट हुआ कि सर आपको 5 साल में 10% की ब्याज दर पे पर्सनल लोन दिया गया, आप 5 साल में इस पूरे लोन को अमाउंट पे कर देना, और मंथली आपकी जो EMI है वो 40-45 हज़ार रुपये, 50,000, 55,000 रुपये बनी हुई है। आपने कहा ठीक है जी मैं दे दूँगा। चलो भाई ठीक है, आपने 45 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, और पता चलता है कि 2 साल बाद ही वो 45 लाख की प्रॉपर्टी आपकी 1.5 करोड़ की हो गई। 5 साल बाद आपको पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की हो गई, ठीक है, 3 क्या 4 करोड़ रुपए की हो गई। लेकिन आपने अगले 5 साल तक बैंक को कितना पैसा दिया, 35 लाख रुपए दिया, आपको कितना प्रॉफिट हो गया, लगभग 1 करोड़ 65 लाख का प्रॉफिट हो गया। अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती तो आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपको लंबे समय तक केवल 35 लाख रुपए ही देने थे। अब मुझे बताओ, जो प्रॉपर्टी आप 2 करोड़ रुपए की हो गई है, क्या वो आप 5 साल बाद 35 लाख में खरीद सकते थे? आपने आज खरीदा है 35 लाख रुपए में बैंक से लोन लेके, लेकिन 5 साल बाद आपकी वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई। लेकिन बैंक को कितना मिल रहा है, बैंक को तो उतना ही मिल रहा है। यानी बैंक के लिए तो डेप्रिशिएशन हो गया, मुद्रा का मूल्य गिर गया, और उसको मिले कितने, नंबर में ही मिले, काउंटिंग में ही मिले 35 लाख रुपए ही। लेकिन बैंक को 35 लाख रुपए की वो वैल्यू नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। तो इसका मतलब हो गया बैंक को हमेशा नुकसान होगा और ऋण लेने वाले को प्रॉफिट होगा। आपको प्रॉफिट हो गया और बैंक को नुकसान हो गया। और यही तो वजह है दोस्तों
जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन, वो कभी भी अपना पैसा नहीं लगाते बिजनेस में, वो ऑलवेज बैंकों से लोन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज मैं जो लोन ले रहा हूँ उसकी जितना अमाउंट होगा वही मुझे अगले 5 साल 10 साल 12 साल में पेमेंट करना, लेकिन उस 12 साल में मैं इस पैसे से बहुत ज़्यादा अमाउंट बना सकता हूँ बिजनेस करके। तो प्रॉफिट किसको हुआ? व्यापारी को हुआ। इसीलिए दिमाग लगाओ, अगर व्यापार करना है तो कोशिश हमेशा करो कि बैंक से लोन लेकर व्यापार करो, कभी अपना पैसा मत लगाओ। अपना पैसा अगर आप खर्च कर रहे हो तो आपकी कीमत, आपके पैसों की कीमत गिरती जाएगी, क्योंकि आगे चल के आप उतने पैसे में सामान नहीं खरीद पाओगे। लेकिन अगर लोन का पैसा रहेगा तो आप इजीली EMI कटने दो और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करो। तो हमेशा कोशिश करो कि बैंक से पैसा लो, लोन लो और उससे बिजनेस करो। ठीक है, क्लियर हो गया। कृषक की बात करें, अब यहाँ पे किसान को आम आदमी मत समझो, यहाँ पे किसान को किसान के रूप में देखो। और किसान क्या होता है? उत्पादन करता होता है, यानी वो वस्तुओं का उत्पादन करता होता है, उत्पादक होता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी और जिससे किसान को क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ पे देखो कंट्रोल इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और अगर ये प्रोड्यूसर किसान है कोई, तो जिस किसान को पहले एक बोरी आलू जो कि 50 किलो की होती है उस पर 800 रुपये मिल रहा था, लेकिन कीमत बढ़ने पे अब उसे 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो किसान को तो फ़ायदा होगा। वो तो चाहेगा कि हाँ भाई महंगाई बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे उत्पादन लागत की अगर हम बात करें, उत्पादन लागत अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो निर्यात आपका कम होगा, क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत ही बढ़ती जा रही है उसे तैयार करने में, तो आप उसको निर्यात कम करोगे। क्यों? क्योंकि मान लो एक वस्तु आप पहले 10 रुपये की तैयार कर लेते थे और आप उसे अमेरिका बेचते थे 90 रुपये की, आपको 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब वो वस्तु बनने में ही जो है कि करीब करीब 70 रुपये लग जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लागत है वो महंगी हो गई। भाई रेंट का किराया महंगा हो गया, ज़मीन का किराया, मजदूरी महंगी हो गई, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई, बहुत सारे जो है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वजह से 70 रुपये इसकी कीमत हो गई और अब आप अमेरिका के मार्केट में बेच रहे हो इसे 100 रुपये केवल, तो आपको 30 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ। पहले 80 का हो रहा था, अब 30 का। तो आप क्या करोगे? निर्यात करना बंद कर दोगे कि यार छोड़ो, मुझे 30 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा, मैं 30 रुपये के लिए क्यों इतनी सरदर्दी रखूँ, मैं इस व्यापार को ही छोड़ देता हूँ। होगा। और उच्च उत्पादन लागत अगर बढ़ती जाएगी तो फिर आयात भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आपको बनाने के लिए किसी वस्तु को तैयार करने में ज़्यादा कीमत लग रही है तो आप उस वस्तु का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दोगे, सीधे आयात करोगे। और आयात करने से क्या होगा? हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊँगा करंट अकाउंट डेफिसिट के मामले में कि कैसे आयात हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आप एक पेन बनाते थे 5 रुपये की, 5 रुपये की पेन बनाते थे ब्लू कलर की। अब उसकी जो कॉस्ट आ रही है बनाने की वो आ रही है लगभग 8 रुपये की, और आप उसे बेच रहे हो 10 रुपये का, 2 रुपये का प्रॉफिट लेकर। ठीक है, 10 रुपये का बेच रहे हो, और इसमें क्या हो रहा है? आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो आपने क्या किया कि यार अब इसको छोड़ो, बनाना ही छोड़ दो, हम सीधे आयात कर लेंगे। और हमने चाइना से खरीदे 3 रुपये के पेन और मार्केट में बेच दिए 5 रुपये के पेन। तो हमारा हेडक भी खत्म, 2 रुपये का प्रॉफिट पहले भी हो रहा था 8 से 10 और अभी भी हो रहा है 3 से 5। तो हमने क्या किया? आयात करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से हमारा आयात और महंगा होता जा रहा है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली, मुद्रास्फीति के प्रभाव। क्योंकि ये जो पॉइंट है जो आपके सामने दिख रहे हैं ये अलग अलग पॉइंट है, करीब 10 पॉइंट है, और ये अपने आप में एक टॉपिक तैयार कर रहा है मुद्रास्फीति का। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे चलते हैं, मुद्रास्फीति की गणना कैसे होती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा CPI के बारे में पढ़ा होगा, WPI के बारे में पढ़ा होगा, या GDP डिफ्लेटर के बारे में पढ़ा होगा। इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे कि मुद्रास्फीति की गणना 2 तरीके से होती है। पहला, जो कीमत सूचकांक विधि होती है, यानी कि किसी वस्तु की कीमत क्या है। आप जब कोई वस्तु खरीदने जाते हो, खाने पीने का सामान खरीदने जाते हो, तो आप देखते हो यार कि ये कीमत लगातार बढ़ रही है। एक सबसे अच्छा देखो, मैगी देख लो, मैगी पहले 10 रुपये की थी, फिर 12 रुपये की हुई, फिर 14 रुपये की हुई। कीमत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हर वस्तु की कीमत बढ़ रही है। और दूसरा होता है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर यानी जो GDP है आपकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसमें कितना अंतर आ रहा है पिछले कई सालों की अपेक्षा, इसको तय किया जाता है। तो अभी हम स्टडी करेंगे सबसे पहले कीमत सूचकांक विधि, यानी कि प्राइस इंडेक्स मेथड जो होता है PIM, इस पर हम आधारित अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये अध्ययन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब आपने पढ़ा होगा 2-3 शब्द पढ़े होंगे दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कहीं पे भी, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात होती है। फिर एक आपने पढ़ा होगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्तावादी जो होते हैं ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इन सभी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो कीमत बढ़ रही होती है उसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। जैसे
स्टडी करने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, चुनिंदा गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में परिवर्तन की गणना की जाती है। जैसे अगर हम WPI की बात कर लें या CPI की बात कर लें, तो इसमें क्या होता है, कुछ चुनिंदा गुड्स और सर्विसेज को शामिल किया जाता है और उसकी कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसी की गणना करके हम मुद्रास्फीति की कैलकुलेशन निकालते हैं। अर्थात प्रत्येक गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब भाई आपके अपने घर में ही अगर गौर करो तो हो सकता है आपके अपने घर में जहाँ फैमिली पूरी रहती है लाखों सामान होंगे। छोटी से छोटी चीज़ को आप ऑब्जर्व करो, आपके घर में अगर कोई कील गड़ी हुई है वो भी आप ले लो, हैंगर है वो भी आप ले लो, आपके घर में कोई बेड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, आप लाखों चीज़ें हो सकती है अगर आप गिनने बैठ जाओ तो। और आप अगर अपने रूम में जहाँ स्टडी कर रहे हो वहाँ पे कम से कम 10,000 चीज़ों से अधिक होंगी। यकीन ना हो तो एक बार उठा के देख लो, बस दीवार छोड़ के हर एक चीज़ को काउंट कर लो, हज़ारों चीज़ें होंगी। तो क्या इतनी बड़ी मात्रा में कैलकुलेशन कर पाना आसान है? तो सरकार भी क्या करती है, कुछ चीज़ों को जो है कि चुनिंदा करती है, चयनित करती है और उनकी वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं उनके आधार पे प्राइस इंडेक्स को तय कर देती है। दूसरा, इसमें प्रत्येक सूचकांक में गुड्स और सर्विसेज को कुछ भारांश दिए जाते हैं। और तीसरा, इन्फ्लेशन की गणना करने के लिए एक बेस ईयर को भी तय किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि जब गणना होती है तो 3 बिंदुओं का प्रयोग होता है। पहला कि बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या, यानी चयनित वस्तुएं कौन कौन सी हैं। दूसरा, प्रत्येक गुड्स और सर्विसेज को आवंटित भारांश कितना है। और तीसरा, बेस ईयर क्या है। अभी आप समझ लोगे आगे जैसे ही हम शुरू करेंगे WPI को पढ़ना। किसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं? WPI को। यहाँ देख लो आप जरा, WPI के बारे में अगर हम कहें तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स है, थोक मूल्य सूचकांक। अब यहाँ पर आपको समझना है जो बेसिक अंतर से प्रश्न पूछा था CPI और WPI में, पहला ही अंतर आपको देखना है कि इसमें वस्तुओं, केवल वस्तुओं के थोक मूल्य का औसत परिवर्तन देखा जाता है। कि जैसे सेवा इसमें शामिल नहीं होती, इसमें केवल गुड्स शामिल होता है और उसमें जो औसत परिवर्तन आता है उसके आधार पे हम होल सेल प्राइस इंडेक्स को तय करते हैं। अर्थात इसमें वस्तुओं का विक्रय मूल्य देखा जाता है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, कि किसी वस्तु को आज कितने रुपए में बेचा जा रहा है और पहले कितने रुपए में बेचा जाता था और आगे कितने रुपए में बेचे जाने की संभावना है। खरीदने की बात नहीं होती, बेचने की बात होती है, क्योंकि आप होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाल लो, यानी जो बेचने वाला व्यक्ति है उस पर तय करता है। आपके ऊपर तय होगा CPI, यानी आप कितनी वस्तु को खरीद पा रहे हो और कितने प्राइस में खरीद पा रहे हो, क्योंकि आप कंज्यूमर हो तो CPI तय होगा। अभी हम बात करें WPI की, और WPI में सर्विस शामिल नहीं होती। दूसरा, इसकी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यानी WPI की जो गणना होती है वो आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजरी के द्वारा जो है कि तय किया जाता है इसकी गणना को, जो कि DIPP मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब इसका नाम बदल के DPIIT हो गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड की बात होती है, उद्योग, आंतरिक व्यापार और संवर्धन विभाग। और ये जो विभाग है ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। क्लियर होगी बात? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिन काम करता है। तो इसमें जो बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इसमें सेवाएं शामिल होती है, तो हम कहेंगे नहीं सर, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती, केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो गणना होती है वो मासिक आधार पर होती है, नहीं हर महीने के आधार पर। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, कौन कौन से आवंटन किए जाते हैं, तो आप देखोगे इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी हो जाती है प्राथमिक वस्तुएं, ठीक है, कौन कौन सी प्राथमिक वस्तुएं इसमें शामिल होंगी। दूसरा, ईंधन और ऊर्जा से संबंधित। और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जिसको विनिर्मित उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे WPI से संबंधित एक नई श्रृंखला लाई गई जो कि डॉक्टर सौमित्र चौधरी की रिपोर्ट पर लागू हुई। इन्होंने कहा कि बेस ईयर को चेंज करो, 2004-05 से हटा के अब 2011-12 को बेस ईयर बनाओ। इन्होंने प्राथमिक वस्तुओं के भारांश में 2.5% की वृद्धि की। कुल संख्या जो वस्तुओं की वो केवल 697 है। अब सोचो WPI की अगर हम बात करें, हर एक वस्तु थोक मूल्य में भी तो बिकती है, लेकिन उसको 3 कैटेगरी में अलग अलग करते हुए 697 टोटल वस्तुओं को शामिल किया गया। और इसकी गणना में कहीं पर भी इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात फूड इन्फ्लेशन की गणना के लिए एक अलग से तैयार किया गया, जिसको WPI फूड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, क्योंकि फूड में भी बहुत सारी चीज़ों का थोक मूल्य होता है, फुटकर मूल्य होते हैं, उनकी प्राइसिंग इंडेक्स की बात की जाती है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे वस्तुओं की संख्या देख ली गई, 2004-05 से बढ़ा के अब 11-12 में कितनी हो गई, टोटल 697, जिसमें प्राथमिक गुड्स में 117, ईंधन ऊर्जा में 16 और विनिर्मित उत्पाद में 564। इनका वेटेज कितना है, जैसे 22.62 प्राथमिक को दिया गया, 13.15 ईंधन को, और सबसे अधिक जो वेटेज होता है वो इसको दिया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट होते हैं अर्थात विनिर्मित उत्पाद होते हैं, इनको सबसे अधिक वेटेज दिया गया है। तो ये हो गया WPI के बारे में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। WPI में वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवा भी।
या WPI की गणना कौन करता है या किस मंत्रालय के द्वारा जारी होती है, और इसकी गणना मासिक आधार पे होती है, साप्ताहिक आधार पे होती है या तिमाही के आधार पे। तो ये प्रश्न बनते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे CPI की बात कर लो मेरे दोस्त, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा प्रति माह जारी किया था। कब जारी किया था? प्रति माह। और कौन सा मंत्रालय? मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोग्राम होता है, सांख्यिकी कार्यान्वयन का जो मंत्रालय है, उसके तहत इसके रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और वो कौन जारी कर रहा है? WPI, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दोनों में अंतर हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें गुड्स के साथ साथ अब इसमें सर्विसेज को भी शामिल किया जा रहा है। गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में, इन सभी में औसत परिवर्तन की बात की जाती है, जो इनके मूल्यों में औसत परिवर्तन होता है। इनकी गणना की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन कर रहा था? OEA यानी ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजरी, लेकिन यहाँ पे CSO जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसकी गणना करती है। और इसका गुड्स और सर्विसेज का निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर, यानी एक परिवार के उपभोग करने की क्षमता कितनी हो सकती है, और उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति होती है उसमें परिवर्तन को दर्शाता है कि भाई कोई भी उपभोक्ता है जिसकी क्रय शक्ति में क्या परिवर्तन आ रहा है। इससे यह अर्थव्यवस्था की एक सूक्ष्म तस्वीर को उपलब्ध करता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि ये कंज्यूमर की जो खरीदने की क्षमता होती है, यानी उपभोग करने की जो क्षमता होती है, उसके आधार पर तय की जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे इसमें 4 कैटेगरी हैं दोस्तों। आप उपभोग करने वाले जो पारिवारिक व्यक्ति हैं यानी उपभोक्ता हैं, क्या सभी लोग एक ही तरह के होते हैं? नहीं। कुछ लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में वर्कर होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसको हम लोग कहते हैं CPI IW। कुछ लोग होते हैं एग्रीकल्चर लेबर, जो कृषि में लगे होते हैं, वो भी तो उपभोग करते हैं, उपभोक्ता होते हैं। कुछ लोग होते हैं रूरल लेबर, जो आपके ग्रामीण लेवल होते हैं, ग्रामीण लेवल पर जो लेबर होते हैं। और एक होते हैं CPI यानी UNME, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, हालांकि अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे WPI के हमने बेस ईयर की बात की कि 2004-05 से बढ़ा के 11-12 कर दो, उसमें वेटेज की बात की गई, भारांश देने की, ठीक उसी प्रकार से CPI पर भी ये बातें लागू होती हैं। तो इसका जो बेस ईयर वर्तमान में है वो 2010 से बढ़ के क्या हो गया? 2012 हो गया। जबकि WPI का बेस ईयर क्या? 2011-12 हो गया। और गुड्स और सर्विसेज के 6 समूहों में जो है कि इसका वर्गीकरण किया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि जब हम आज की प्राइस की जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कंज्यूमर प्राइस में, हम उसकी तुलना कर रहे होते हैं 2012 से, कि भाई अगर आज आपको कोई भी वस्तु 50 रुपए की मिल रही है तो 2012 में लगभग वो कितने रुपए की मिल रही थी। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति के खरीदने की क्षमता क्या है और महंगाई कितनी अधिक हो रही है। क्लियर होगी। होलसेल प्राइस की बात करेंगे तो उसमें भी ये देखा जाता है कि आज अगर हम 2024 में किसी वस्तु का होलसेल प्राइस इतना पेमेंट कर रहे हैं तो 2011-12 में कितना होता था। इसी को बेस ईयर कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि बेस ईयर के बेस पर ही हम किसी भी प्राइस के कंपैरिजन को देखते हैं, तुलना करते हैं। अब गुड्स और सर्विसेज में 6 समूहों को रखा गया, जैसे खाद्य और पेय पदार्थ को अलग रखा गया, पान तंबाकू नशीले पदार्थों को अलग रखा गया, कपड़े और जूते को अलग रखा गया, आवास के लिए अलग रखा गया, ईंधन और प्रकाश के लिए अलग रखा गया, विविध मतलब सेवाएं मूलतः जो इसमें शामिल होती हैं, ये सभी वस्तुओं को हमने अलग अलग रखा है। तो 6 प्रकार की कैटेगरी होती है जिसपे देखा जाता है कि कोई व्यक्ति खाद्य और पेय पदार्थ पे कितना उपभोग कर रहा है, कोई व्यक्ति कपड़े जूते पर कितना उपभोग कर रहा है, कोई व्यक्ति आवास पे कितना कर रहा है, कोई व्यक्ति ईंधन पे कितना कर रहा है। तो ये अलग अलग स्तर पे जो है कि प्राइसिंग चेक की जाती है कि कितना जो है कि महंगाई बढ़ चुकी है 2012 की अपेक्षा। क्लियर। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है दोस्तों, हेडलाइन इन्फ्लेशन। सिंपल सी बात है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। इसके इन्फ्लेशन के निर्धारण के समय में ऑल गुड्स और सर्विसेज को हम शामिल कर लेते हैं, इसी को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। जब ये WPI के साथ होती है तो हेड इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी WPI हेडलाइन, और जब इसकी हम गणना CPI पे करते हैं तो CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं होगा। WPI में आपको वस्तु ही शामिल करनी, CPI में आपको वस्तु और सेवा दोनों को शामिल कर लेना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और नई जो है कि PPI इंडेक्स होती है जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ तक आज आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया कि मुद्रास्फीति के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या क्या होता है WPI, CPI कैसे काम करता है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने आज की क्लास में मेरे साथ डिस्कस किया, और कल आपका मुद्रास्फीति कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी इसमें WPI PPI पढ़ना है, फिर NHB पढ़ना है, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, जो आपकी आवासीय जो सूचकांक है उसको पढ़ना है, फिर इसमें फिलिप्स वक्र को हमें पढ़ना है, लॉरेंस वक्र को पढ़ना है। अलग अलग टॉपिक्स आप इसमें डिस्कस करेंगे मेरे साथ।
और वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक आपने लगातार क्लासेस को देखा है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।